ईएमआई। ये ईएमआई एक ऐसा ट्रैप है जिसकी वजह से भाई ने भाई को खत्म कर रहा है, दोस्त ने दोस्त को खत्म कर रहा है, किसी ने इस ट्रैप से बचने के लिए खुदकुशी कर रहा है, इवन की लोन देने वाला बैंक मैनेजर को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। मैं ये हावबाजी नहीं कर रहा हूँ। 13 अगस्त 2024 की इस न्यूज आर्टिकल को आप देख सकते हैं, जिसमें एक भाई ने अपनी फोन की सिर्फ 2800 रुपीज की किस्ती भरने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर के दूसरे भाई को पेन से ही खत्म कर दिया, क्योंकि उसके भाई के गले में एक सोने की लॉकेट था जिसको बेच करके फोन की किस्ती भरने वाला था। इसी तरह दिल्ली में 2 दोस्त ने उनकी तीसरी दोस्त को इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि उसने बाइक की ईएमआई नहीं दिया था। पुलिस की मदद से गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन से उसके डेड बॉडी को रिकवर किया गया। थोड़ा नजर डालिए 5 अगस्त 2024 की इस आर्टिकल के ऊपर, जिसमें राजस्थान में एक बैंक मैनेजर को इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि उसने जिस आदमी को लोन दिए थे उसको बस रिमाइंडर कर दी, भाई तूने इस महीने का ईएमआई मिस कर दिया। ओडिशा में तो ईएमआई को लेकर के गजब कांड हो गया। एक औरत ने इसलिए खुदकुशी कर लिया जब उसको पता चला उसके पति ने ईएमआई पर फोन लेकर के उसको गिफ्ट दिया है। दोस्तों, मैं आपको ऐसे दर्जनों आर्टिकल्स और न्यूज दिखा सकता हूँ जिसमें ईएमआई की वजह से लोगों की जान जा रहा है। और कई सारे केसेस तो ऐसे भी हो गए जो रजिस्टर नहीं हो रहे होंगे। बट इधर सवाल उठ रहा है, अगर आपको पता है ईएमआई की स्ट्रेस की वजह से लोगों की जान जा रही है, फिर भी आप और हम जैसे लोग लोन क्यों ले रहे हैं? अगर लोन ले रहे हैं तो इससे बचने का तरीका क्या है? उससे बड़ी बात, अगर आपके सर के ऊपर अभी लोन चल रहा है तो उस ट्रैप से आप कैसे जल्दी निकल पाएंगे, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो तरीका ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है। सो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले चले जानते हैं इंसान लोन क्यों लेता है। ऑब्वियसली उसकी बेसिक नीड फुलफिलमेंट करने के लिए। नहीं, कुछ लोग तो लोन लेते हैं उनकी बेसिक नीड फुलफिलमेंट करने के लिए, बट ज्यादातर लोग लोन इसलिए लेते हैं बस दिखावा करने के लिए, महंगा चीज बाइंग करके सोसाइटी में रेस्पेक्ट पाने के लिए। तो इसी के हिसाब से हम लोन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला गुड लोन, दूसरा बैड लोन। गुड लोन का मतलब हमको अर्जेंट उस लोन चाहिए जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, स्टडी लोन, बिजनेस लोन या मल्टीपल लोन को एक साथ में चुकाने के लिए। और बैड लोन के अंदर बाकी जो सब चीज रह गया वो आता है, जैसे कि महंगा फोन, कार, बाइक ईएमआई पर खरीदना, छुट्टियां मनाने के लिए ईएमआई लेना, शादी में एक्स्ट्रा खर्चा करना, ये सब बैड लोन के अंदर आता है। ये जो सब चीज डोपामाइन सिक्रेशन की वजह से हमको इंस्टेंटली खुशी देता है, बट बाद में हमारे सर के ऊपर बोझ लाद देता है, ईएमआई का बोझ लाद देता है, जो हमको स्ट्रेस और अंदर से खोखला कर देता है, जिससे हम लूजर फील करते हैं। बैड लोन का तो मेन वजह हम खुद है, लेकिन हमारी सोसाइटी और सोशल मीडिया इसके लिए भी बहुत जिम्मेदार है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं, रिसर्च करते करते मुझे ये पता चला इंडिया में 50% लोग यानी कि आधी जनता बस सालाना 71,000 रुपीज इनकम कर रहे हैं। मिडिल के 40% लोग सालाना एवरेज 1.7 लाख रुपीज इनकम कर रहे हैं, और बाकी का टॉप 1% लोग सालाना 53 लाख रुपीज इनकम कर रहे हैं। और उनसे ऊपर जो है यानी कि 0.01% लोग साल के 10.2 करोड़ रुपीज इनकम कर रहे हैं। और उनसे जो ऊपर है यानी कि 0.001% लोग सालाना 48.5 करोड़ रुपीज इनकम कर रहे हैं। दोस्तों जरा सोचो, आप एक छोटी सी शहर में रह रहे हो, आप जैसे तैसे पढ़ाई करके एक नौकरी पा जाते हो, यानी कि आपकी एनुअल इनकम इस स्लैब में आ जाता है। यहाँ पर आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपीज है। आप जिस ऑफिस में जॉब करते हो उसी स्टाफ को देख करके या अपने दोस्त को देख करके एक 1.5 लाख रुपीज का आईफोन लेते हो जिसका मंथली ईएमआई 5,000 रुपीज है। चलिए ये तो अब हो गया। आप जिस ऑफिस में जा रहे हैं उधर जाने के लिए आपको एक बाइक चाहिए। आप एक बाइक खरीदते हो 2.5 लाख रुपीज का, जिसका ईएमआई कॉस्ट 5,000 रुपीज पर मंथ है। चलिए ये तो अब हो गया। अगर आपकी एक छोटी भाई बहन है, वो अभी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उनकी महीने का खर्चा और कॉलेज या स्कूल का फीस को मिला करके आपको 12,000 रुपीज पड़ रहा है। हाँ, अब आप ट्रैप में फंस गए। अब मम्मी पापा की दवाई, घर में खाने पीने का खर्चा, ऑफिस जाने के लिए बाइक में पेट्रोल, अच्छा कपड़ा, टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, अब इसके लिए पैसा चाहिए। क्या करोगे अभी? ऊपर से रिश्तेदार में से किसी का शादी है तो किसी का जन्मदिन। अब आप फुल ट्रैप में फंस गए, आपको कुछ आइडिया नहीं दिख रहा है। अब आप यूज करते हो अपने क्रेडिट कार्ड का, जिसका इंटरेस्ट सालाना 25% से लेकर के 52% तक है। यानी कि अगर आप सिंपली क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपीज खर्चा कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 2,500 से लेकर के 5,200 रुपीज तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जिस चीज को खरीद के आप इंटरनली सेटिस्फेक्शन फील कर रहे थे, खुशी हो रहे थे, आज वही चीज आपकी गाले की बोझ बन चुका है। और उसी चीज की वजह से आप मेंटली बहुत सारे प्रेशर और स्ट्रेस झेल रहे हो, जिसकी वजह से आज हमारी सोसाइटी में ये सारी घटना देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये तो हो गया छोटे शहर की बात। अब चले आ जाते हैं बड़ा शहर में, जिसमें आप एक बड़ा नौकरी किए हो और आपकी सालाना इनकम
53 लाख रुपीज से ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट बैंकर सार्थक आहूजा उनके लिंक्डइन पोस्ट में ये लिखते हैं, एक इंसान दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव और बैंगलोर जैसे शहर में रह करके सालाना 70 लाख रुपीज इनकम कर रहा है। यानी कि महीने की 5.8 लाख रुपीज इनकम करने के बाद भी ईएमआई की ट्रैप से नहीं बचा है, उसी ट्रैप में फंसा हुआ है। गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपकी सालाना इनकम 4 से 8 लाख के बीच में है तो आपको 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपकी इनकम 24 लाख रुपीज या उससे ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो आहूजा के हिसाब से अगर आप साल के 70 लाख रुपीज इनकम कर रहे हैं तो आपको 30% रेट के हिसाब से गवर्नमेंट को 21 लाख रुपीज टैक्स देना पड़ेगा। बाकी रहेगा 49 लाख रुपीज। अब आपकी सैलरी 4 लाख रुपीज पर मंथ है, उसमें से आप एक बड़े शहर में रह रहे हो तो इसलिए आप एक 2 करोड़ रुपीज का घर खरीदते हो जिसका ईएमआई का कॉस्ट मंथली 1.7 लाख रुपीज है। 4 लाख से बाकी रह गया 2.3 लाख रुपीज। आप एक बड़ा नौकरी कर रहे हो, आपके लिए आईफोन और बाइक बहुत छोटी चीज हो चुका है। आप अपनी सोसाइटी में रिस्पेक्ट करने के लिए एक 20 लाख रुपीज का कार खरीदते हो जिसका मंथली ईएमआई 65,000 रुपीज पड़ रहा है। आपके बच्चे या आपकी भाई या बहन है वो एक बड़ा इंटरनेशनल स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका मंथली खर्चा 50,000 रुपीज पड़ रहा है। अब आपके पास बस बाकी रहेगा 1,15,000 रुपीज। आप एक इतनी बड़ी नौकरी कर रहे हो, आपकी बीवी कभी भी कुकिंग, लॉन्ड्री या हाउस क्लीनिंग का काम नहीं करेंगे। हाँ, शायद ऑकेजनली कभी कभी कर देंगे, बट इसके लिए आप एक काम वाले भाई को रखते हो जिसको आप महीने में 15,000 रुपीज दे रहे हो। अब आपकी सैलरी में से बस 1 लाख रुपीज रह गया, जिसमें से आपका पूरा महीने का राशन, पापा मम्मी की दवाई, मंथ के एंड में बीबी बच्चे के साथ बाहर घूम करके बड़ा रेस्टोरेंट में खाना, ऑल सब्सक्रिप्शन, मोबाइल रिचार्ज, कार में पेट्रोल, अच्छा कपड़ा, टाइम टू टाइम कार मेंटेनेंस, इसके लिए आपका बहुत सारे खर्चा निकल जाता है। अब आपके पास बस बाकी रह जाता है 3 to 5% ऑफ योर सैलरी, यानी कि 12 से 20,000 रुपीज, जिसको आप सेविंग करते हो। आप अभी सोच रहे होगे जितना लोगों की मंथ की सैलरी नहीं है उतना तो मैं सेविंग कर रहा हूँ, मैं अभी सेफ जोन में हूँ। लेकिन आप अभी रेड जोन में हो, क्योंकि जितना तुम सेविंग किए हो तुम्हारा 2 साल की सेविंग भी तुम्हारा अगले महीने की खर्चा नहीं निकाल सकता है। भगवान ना कर तो ऐसा हादसा किसी के साथ ना हो जाए। अगर गलती से आपके साथ कुछ हो गया तो क्या करोगे? आप जरा सोचो। लग्जरियस लाइफस्टाइल और समाज में रिस्पेक्ट करने के लिए आप कितना स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर झेल रहे हो, तो खुद को इस ट्रैप से निकलने की कोशिश भी तो करो। तो चलिए मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे आप इस ईएमआई ट्रैप से बच सकते हैं। जो तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा ये तरीका ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है। पहले तो आपकी ईएमआई मंथली सैलरी का सिर्फ 30% होना चाहिए। अगर आपकी मंथ की ईएमआई 50% या उससे ज्यादा है तो आप अभी रेड जोन में हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आप महीने की 20,000 रुपीज इनकम कर रहे हो तो 20,000 का 30% यानी कि 6,000 रुपीज आपकी महीने की बस ईएमआई होना चाहिए, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। सेकेंडली, आप ये जो सोशल मीडिया की रील्स और सोसाइटी में इज्जत बढ़ाने के चक्कर में ये जो महंगा चीज ईएमआई पर खरीद रहे हो, जैसे कार, बाइक या मोबाइल फोन या जो भी कुछ चीज है, उस चीज को ईएमआई से खरीदने से पहले जरा सोचो क्या ये चीज सच में मुझे चाहिए? क्या फर्क पड़ रहा है अगर आपके पास महंगा फोन, कार या बाइक नहीं हुआ तो? आपको इससे डर लग रहा है सोसाइटी के लोग ये बोलेंगे ये आदमी इतना पैसा इनकम कर रहा है फिर भी कंजूसी दिखा रहा है, महंगा चीज नहीं खरीद रहा है, क्या उनकी जेब से ईएमआई कट रहा है? नहीं ना, आपकी जेब से ईएमआई कट रहा है ना। तो उनको बोलने दो तुम उसी ईएमआई के पैसे से अपनी फैमिली के लिए 6 से 12 महीने के लिए इमरजेंसी फंड सेविंग कर सकते हो, जिस फंड को आप इमरजेंसी के टाइम यूज करोगे। हो सकता है तो जिस फोन, बाइक या कार को खरीदने के लिए चाहते थे उसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, नहीं तो एसआईपी करो, नहीं तो नया पॉलिसी लो। एटलीस्ट टैक्स नहीं तो लोन से तो बच जाओगे, ऊपर से स्ट्रेस फ्री लाइफ जियोगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे। थर्ड, अगर आपको इमरजेंसी में कुछ पैसा चाहिए तो अपने दोस्त, अपने फैमिली मेंबर्स नहीं तो अपने स्टाफ से पैसा ले सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, अपनी जबान पक्की रखना, जिससे पैसा लिए हो उसको जिस दिन में पैसा रिटर्न करने के लिए बोले हो उस दिन में पैसा रिटर्न कर दो। देखोगे उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा और वो आपको ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में भी और भी मदद करेगा। फोर्थ, ये जो अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उसको लेना बंद करो, क्योंकि उसी टाइप का सेम शो यूट्यूब नहीं तो फेसबुक में आपको मिल सकते हैं, उससे देख करके आप एंटरटेनमेंट हो सकते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ इससे बढ़िया है आप एक नया स्किल सीखो और उस स्किल्स की मदद से घर बैठे पैसिव इनकम जनरेट करो, कुछ एक्स्ट्रा इनकम करो। स्किल जैसे कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डाटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, आर्टिकल ब्लॉगिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ईमेल मार्केटिंग जैसा टेक्निकल स्किल आप यूट्यूब से सीख करके घर बैठे कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। फिफ्थ, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो इन सारी केसेस में आप लोन ले सकते हो, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी और स्टडी के लिए। बहुत याद रखना, होम लोन एक एसेंशियल लोन में आ सकता है। आप बोलोगे मेरे पास तो घर नहीं है तो मैं क्या करूंगा? हाँ, इस केस में आप लोन ले सकते हो, बट ध्यान रखना जिस भी बैंक आपको सबसे कम इंटरेस्ट में लोन दे रहा है उसी बैंक से लोन लेना। दोस्तों, अगर आपके सर के ऊपर अभी ईएमआई चल रहा है तो उस ईएमआई ट्रैप से आप कैसे जल्दी निकल पाएंगे? तो चलिए इसके ऊपर अभी डिस्कशन करते हैं। पहले तो अगर आप मल्टीपल सोर्स से लोन लिए हो, जैसे कि होम लोन, कार लोन, बाइक लोन,
क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, तो उस चीज को एक नोट पेपर में लिखो। देखो कौन सी लोन में आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, सबसे पहले उसको क्लोज करो। नहीं तो जो छोटी लोन है उससे पहले क्लोज करो। आप बोलोगे मैं तो घर खरीदने के लिए 30 लाख रुपीज लोन पे लिया हूँ, मैं उसको कैसे जल्दी चुकाऊंगा? तो एक काम करो, जो लोन की पीरियड है जैसे कि 10 साल, 15 साल या 20 साल, उसको जितना हो पाए उतना कम करने की कोशिश करो। जैसे कि अगर आप 10 साल के लिए होम लोन लियो तो उसको 8 साल करने की कोशिश करो। अगर आप 20 साल के लिए होम लोन लियो तो उसको 15 साल करने की कोशिश करो, जिससे आपको बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये तरीका ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है। अगर तुम क्रेडिट कार्ड से लोन लियो तो उसको सबसे पहले क्लोज करो। अगर मान लो तुम क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपीज का लोन लियो तो इसका चुका दो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट 25% से लेकर के 52% तक है। इस छोटे लोन को चुकाने के बाद आप मेंटली रिलैक्स फील करोगे और आप थोड़ा मोटिवेटेड हो जाओगे। और फिर क्या करना, उससे थोड़ा जो ऊपर की पैसा है उस लोन को चुकाना। ऐसे करते करते धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा आपके सारे लोन खत्म हो चुका होगा। दूसरा, जब भी आपको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है जैसे कि बोनस टिप्स, टैक्स रिफंड, पार्ट टाइम इनकम, तो उससे आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हो जो कुरेंट लोन की, जिससे लोन की बर्डन और थोड़ा कम हो जाएगा। थर्ड, जितना हो पाए उतना कम क्रेडिट कार्ड यूज करो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट रेट 25% से लेकर के 52% तक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आप 20,000 रुपीज बस क्रेडिट कार्ड से खर्चा किए तो इसको भरने के लिए टोटल आपको 30,400 रुपीज देना पड़ेगा। सोच रहे हो कितना बड़ा हेडेक है। फोर्थ टिप्स, अगर आप पहले से ही अपनी सैलरी का 50% हिस्सा ईएमआई पर दे रहे हो तो और नया लोन लेने की कोशिश मत करो। अगर टाइम पे ईएमआई नहीं भर पाए तो आपकी सिबिल खराब हो जाएगा, जिससे आपको इमरजेंसी में कोई और दूसरे बैंक लोन नहीं देगा। फिफ्थ, अगर आप लोन देने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो आप जिस बैंक से लोन ले हो उसी बैंक के मैनेजर के साथ जाकर के बात करो। लोन की रेट और थोड़ा कमाने की कोशिश करो। अगर वो मान नहीं रहे तो आप उनको बोलो मैं मेरा लोन को दूसरी बैंक में शिफ्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बैंक हैं जो और भी बढ़िया बढ़िया ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे कि लो लोन रेट, लोन की पीरियड को बढ़ाना या कमाना, मंथ की ईएमआई कमाना, मल्टीपल लोन को एक साथ में ऐड करना, जिससे आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन और भी कम हो जाएगा और आप ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होगे। सिक्स्थ और लास्ट टिप, आप कभी भी अपनी ईएमआई को मिस मत करो, क्योंकि अगर आप ईएमआई को मिस करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा, नहीं तो लोन के अमाउंट को वो बढ़ा के ले जाएंगे। और एक मेन बात, आपके सिबिल खराब हो सकते हैं। आपको इमरजेंसी के टाइम कोई लोन नहीं देगा, जैसे कि आप सोचोगे मैं इस बैंक से लोन ले जाऊंगा और उसका ईएमआई नहीं दूंगा, जाकर के दूसरे बैंक से लोन लूंगा और उसका भी साथ ऐसा ही करूंगा। जब लोन के एजेंट आएंगे मैं छुपूंगा। दोस्तों ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि जब भी आप लोन लेते हो उसी बैंक में आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी बायोमेट्रिक सब कुछ ले जाता है और ऑनलाइन पर सेव करके रख देता है। जब भी आप जाते हो दूसरे बैंक से लोन लेने के लिए, पहला बैंक की ईएमआई नहीं दे करके, जब वो आपके आधार कार्ड को यूज करेंगे तो उनको पता चल जाएगा आप किसी बैंक से लोन लिए हो और अभी ईएमआई भर रहे हो या नहीं। अगर आप ईएमआई नहीं भर रहे हो तो आपको वो एक भी रुपीज नहीं देगा। सो दोस्तों, एट द एंड ऑफ द वीडियो, पहले मैं आप जिस छोटे शहर की बंदे का एग्जांपल आपको दिया था, असल में वो बंदा मैं खुद ही हूँ। इस ईएमआई स्ट्रेस को झेला हूँ, हर दिन प्रेशर में रहता था, कभी कभी तो दिल करता था कुछ गलत कदम उठा लूं। इस लोन के स्ट्रेस से दिमाग काम नहीं करता था, हमेशा हरा हुआ फील करता था, लूजर जैसा लगता था। बट थैंक्स गॉड, मेरा अभी जो ईएमआई से है वो लगभग खत्म होने ही वाला है। ठीक है, अभी समझ आ रहा है जो चीज आपको इंस्टेंट खुशी दे रहा था शायद उसका फ्यूचर में कोई वैल्यू नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अगर आपके सर के ऊपर अभी ईएमआई चल रहा है, आप उसी ट्रैप में फंसे हुए, तो प्लीज 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 कुछ भी गलत कदम उठाना मत। अगर कुछ गलत कदम उठाओगे तो तुम्हारा फैमिली बहुत सफर करेगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट पड़ा तो जरूर सब्सक्राइब करना। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।